एवरीवन, वेलकम बैक टू अन अकेडमी आरपीएससी लाइव। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सेशन। हम और आप जब भी तैयारी शुरू करते हैं, कुछ नया आगाज करना चाहते हैं जिंदगी में, तो हमेशा कुछ सवाल उठते हैं हमारे जहन में। आखिर हम कैसे करें? क्या हम सक्सेसफुल होंगे, नहीं होंगे? क्या हम ये कर पाएंगे? क्या हम इसके लिए केपेबल हैं? कितना समय लगेगा? क्या हम इतनी लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं? इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो हमारे जहन में आते हैं, उनके ही जवाब लेकर, आपके हर प्रश्न का जवाब लेकर आज हम आपके साथ आए हैं और आपको मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस शख्सियत से, और जो कि अगर आप आरपीएससी यूपीएससी की दुनिया में एंटर करते हैं तो आपने नाम जरूर सुना होगा। सर का परिचय मैं बिल्कुल आपसे करा देना चाहूंगी कि आज हम आपको मिलाने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी से, जो कि वर्तमान में सीडीओ पद पर अंडर आईएएस तैनात। और आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर का दे दूं कि मुझे याद है जब पहली बार मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, तो कुछ लाइनें सर ने कही जो आज तक मेरे लिए सर की पहचान बनी हुई। हम हमेशा प्रिकॉशंस होकर चले, तो सर ने कहा था कि वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, आखिर कब तक किनारे किनारे चलो। तो वो लाइनें आज भी मेरे जहन में मौजूद हैं। और इससे ज्यादा मैं समय नहीं लेते हुए आप सभी को शिफ्ट करती हूँ सर की तरफ। और सर, ओवर टू यू। आप बिल्कुल सर से मैं चाहूंगी कि आप सर हमें छोटा सा परिचय दीजिए कि कैसे आपने अपना सफर शुरू किया और कैसे जो है आप इतने बड़े पद तक, इतनी बड़ी मंजिल तक आप पहुंचे। मैं बेसिकली राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, सुदूर उत्तर में है, और उसी का एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कस्बा है श्री गंगापुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर शुरुआत में एक्चुअली मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं या पहले आरएएस बनूंगा। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ही इच्छा थी कि मैं कोई ना कोई सरकारी नौकरी लगूं। और इसीलिए ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद, बीकॉम करने के तुरंत बाद मैंने बीएड किया। और बीएड के बाद में जब टीचर की पहली बार एग्जाम होता, इससे पहले राजस्थान में मेरिट से भर्ती होती थी, तो उस एग्जाम के अंदर मैंने टॉप किया, टीचर वाले एग्जाम में। तो उस एग्जाम से मुझे मोटिवेशन मिला कि यदि मैं टीचर के एग्जाम से मैं टॉप कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं आगे जाकर के तैयारी करूँ। उसके बाद फिर मैंने आरएएस की तैयारी शुरू की। तो आरएएस की जो पहली बार मैं एग्जाम दिया तो उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली, मात्र 2 अंकों से मैं पीछे रह गया था। लेकिन सेकंड टाइम में मेरी अच्छी रैंक आई, 115 रैंक आई, और उसके कारण मुझे वीडियो मिला। और फिर थर्ड टाइम में आफ्टर 4 मंथ थर्ड आरएएस का रिजल्ट आया। मेरे लिए एक अच्छी बात ये थी कि तीनों एग्जाम बैक टू बैक हुए, तो जो मेरी तैयारी चल रही थी तो वो कंटिन्यूअस आगे चलती रही और वही मुझे काम आई। और फिर थर्ड एग्जाम में मेरी 8th रैंक आई और मैं आरएएस बना। आरएएस बनने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आईएएस के लिए ट्राई किया जाए। और जब मैं आरएएस का एग्जाम देने के तुरंत बाद मैंने आईएएस का फॉर्म पहली बार डाला। मैं ये आपको बताना भी चाहूंगा कि एज किसी भी रूप में मायने नहीं रखती है। तो मैं 28 की एज में मैंने फर्स्ट टाइम आईएएस का फॉर्म डाला था कि भाई अब मैं आरएएस बन चुका हूँ तो अब शायद मैं आईएएस बन सकता हूँ। तो उस समय मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया, फिर लगातार सेकंड इंटरव्यू दिया, पर थर्ड इंटरव्यू मेरा 2 साल के बाद हुआ, क्योंकि इस बीच में एक बार मेरा पीटी कोलैप्स कर गया बिकॉज ऑफ ये जो नया एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, इसमें मेरा थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी वीक थी, मैं उसको समझ नहीं सका था, और मैं एसडीएम के पद पे तैनात था। उस वजह से उस एग्जाम को बहुत सीरियसली नहीं ले सका। और जो सेकंड टाइम में जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि उसमें इलेक्शंस चल रहे थे और एज ए एसडीएम मैं सवाई माधोपुर में काम कर रहा। और जब थर्ड बार 2015 का जो बैच था, यानी 14 का जो हमारा एग्जाम ईयर था, वो फिर मैंने क्वालिफाई किया और उसमें फिर मुझे उत्तर प्रदेश कैडर मिला। तो मेरे लिए एक तरह से सेटिस्फाइंग इसलिए मुझे लगता है कि जब मैंने चाहा, जब मैंने टीचर बनना चाहा तब मैं टीचर बन गया, आरएएस बनना चाहा तब मैं आरएएस बना, और जब मेरी इच्छा हुई कि अब आईएएस की तैयारी की जाए तब मैं आईएएस बना। क्योंकि मैंने हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप की। तो मुझे ये लगता है कि चीजें थोड़ा धीरे होती है, और वर्तमान में जो 2020 का दौर चल रहा है, या हर चीज क्विक होनी चाहिए,
तो उसकी बजाय यदि हम बहुत अच्छे से, इत्मीनान से और हर चीज को देखते हुए तैयारी करें तो सफलता जल्दी हासिल होगी। जी सर। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, सबसे पहली बात, हम बहुत ही कम एज में ये सोचने लगते हैं कि यार इतने बड़े हो गए, अभी सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस समय तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपने गौर फरमाया हो तो 28 की एज में आईएएस का फॉर्म पहली बार डालना और ये शिद्दत रखना कि हम ये सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर हम ये मेंटेन कर लें तो बहुत ही जो बड़ी समस्या है हमारी वो सॉल्व हो जाएगी, जो हम मेंटल प्रेशर ले घूमते हैं। पर सर, इसी दौरान जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतने समय से तैयारी कर रहे हो, कुछ हुआ नहीं है, कुछ और कर लो लाइफ में, एक ही रास्ता थोड़ी ना होता है सभी के लिए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, कभी हमारी फैमिली से, कभी हमारी सोसाइटी से, ये प्रेशर जो है हम पर कभी ना कभी पड़ता रहता है। तो सर, आपके अकॉर्डिंग इस प्रेशर के साथ डील कैसे करें हमारे स्टूडेंट्स? देखिए, एक चीज हमें हमेशा हमारे जहन में रखनी चाहिए कि करियर में सफलता या असफलता, जीवन में सफलता या असफलता नहीं है। करियर अलग है और जो हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, वो अलग है। जो हमारा कैरियर है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ। ये एक गुरु मंत्र हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है, करियर में जब असफल होता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो टेंशन में आ जाता है कि अब तो मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो पहली चीज तो ये चलिए कि हमें हमारे जीवन में सफल होना, और जीवन में सफल होने के लिए ही करियर में सफल होना है, न कि करियर में सफल होकर हम जीवन में सफल हो सकते। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो एक एग्जाम में असफल होने के बाद हम डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर हम उसको क्विट कर देते हैं। तो सिविल सर्विसेज के बारे में बताऊंगा कि कई बार होता है, बहुत लकीली भी होता है, कईयों की तैयारी पहले होती है या उनमें अवेयरनेस का लेवल, एजुकेशन का लेवल इतना हाई होता है कि वो शुरुआत में तैयारी करते हैं और फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तब उनको आइडियल मानने लग जाते हैं और 2 बार में यदि हम सफल नहीं हुए तो उसके बाद हमें लगता है कि अब तो हमारा जीवन खत्म सा होता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार जब भी आपको असफलता मिले तो वेरी नेक्स्ट डे आप तैयारी शुरू कीजिए और उस दिन आपको केवल एक ही चीज सोचनी है कि मेरी असफलता में क्या चीजें थी जिससे मैं सफल भी हो सकता था। तो अपनी कमियों को, अपने जो भी आपके सब्जेक्ट वीक रहे, उन सबको देखते हुए ही हमें आगे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम के अंदर जो कमियां रही उसे दूसरे में दूर कर लीजिए, दूसरे में रही उसे तीसरे में दूर कर लीजिए। यदि इस तरह से हम अपनी कमियों को मजबूती में तब्दील करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम आराम से सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरी लाइफ टाइम इसकी तैयारी करनी है या 5 वर्षीय योजना बनानी है, 10 वर्षीय योजना बनानी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा 1 या 2 या 3 बार की असफलता से आपको घबराने के बजाय उससे लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, अपनी कमियों को मजबूती में तब्दील करते हुए आगे बढ़ना। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने सुना, अपने कमजोर पॉइंट जो हैं उनको चुन चुन कर आप क्या करें, सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, निराश बिल्कुल नहीं हो। लंबा सफर है, लंबी दौड़ है, हम सभी जानते हैं। तो लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाए, बिकॉज इतनी लंबी दौड़ में एक दौर आता है जब हम सोचते हैं कि शायद नहीं होगा, शायद अब छोड़ देना चाहिए, शायद हमें कुछ और कर लेना चाहिए, या ये चीज हम कर ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार के ख्याल जो है हमारे जहन में आने लगते हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, एकदम जोशीला रखने के लिए पूरी तैयारी में हम क्या कर सकते हैं? इसमें अलग अलग तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ भगवान बुद्ध की तरह आपो दीपो भाव, यानी सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। कुछ को बाहर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना है और बाहर से भी मोटिवेशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको थोड़ी सी भी निराशा होने लगे तो आप ये सोचिए कि कम से कम आप उस जगह पे हैं, उस प्लेटफॉर्म में हैं, वो तैयारी कर रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति वो तैयारी कर ही नहीं पा रहा है। और आपको केवल अपने लिए नहीं रहना, आपको अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, इस देश के लिए जीना है। और तब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे जब आप मन में ये भाव सोचेंगे। और जब आपको निराशा होने लगे नियमित रूप से, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक तो कोई ना कोई बुक ले लीजिए, कोई भी हो सकती है, वो इकिगाई हो सकती है, वो रोमा रोला का स्वामी विवेकानंद की हो सकती है, यानी कोई भी सेल्फ मोटिवेशन की बुक आप रेगुलर पढ़ते रहिए। और जो सेकंड है, आजकल ऑनलाइन पोर्टल बहुत बेहतरीन अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। तो जो एक तरह से सक्सेसफुल पीपल हैं, उनकी जर्नी है, उनसे आप मोटिवेशन लेते रहिए।
लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे होते हैं कि सुबह मोटिवेशन लेते हैं, शाम को निराश होता है। उसका बड़ा कारण है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्यों होता है कि सुबह सुबह तो जब हमने वीडियो देखा तब हमें लगा कि यार मैं ऐसा बन सकता हूँ, लेकिन शाम तक अपने आप को दूसरी चीजों से जोड़ लेते हैं, यानी नकारात्मक चीजों से ज्यादा जोड़ लेते हैं और पॉजिटिव चीजों से अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो उस डिस्ट्रक्शन को हटाना है, और जो हमने आइडियल जिसको भी बनाया है, चाहे वो कोई सिविल सर्वेंट को बनाया है, चाहे हम किसी एक तरह से भगवान को हम यदि एक आइडियल के रूप में हम बनाए, या किसी अन्य सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को हम आइडियल बनाए, तो उसके भी संघर्षों को देखें। आप हमेशा सफलता देखते हैं, चमकता हुआ सूरज देखते हैं, लेकिन जब मेहनत होती है, उसने जीवन में क्या संघर्ष किया, उसको नहीं देखते। तो पहले आप उसको देखें कि उन्होंने क्या क्या किया, तब ये सफलता पाई, तब आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। सर बहुत ही अच्छी बात आपने कही। हम सभी लगभग इस दौर से हमेशा गुजरते हैं कि कभी हमें लगता है कि हम पूरा जहान जीत लेंगे, और कभी हमें लगता है कि शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा आंसर जो है हमें मिला। सर आपने बात की ऑनलाइन पोर्टल्स की, तो एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि यदि आपकी तैयारी के समय आपको बेहतरीन ऑनलाइन पोर्टल्स, जैसे कि आज हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं लाइक अन अकेडमी, अगर आपके समय पर मौजूद होते तो आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ता आपकी तैयारी पर, या कितने आसान हो जाता आपका सफर? देखिए, ऑनलाइन पोर्टल के बारे में एक अच्छी चीज बताऊंगा। वो ये है कि इनकी एक्सेसिबिलिटी पूरी दुनिया में कहीं भी है। आप चाहे इस कोरोना के संकट काल में कहीं फंसे हुए हैं, या मान लीजिए आपको किसी अर्जेंसी में घर आना पड़ गया, या मान लीजिए आप ऐसे इंटीरियर प्लेस में हैं, किसी पहाड़ी एरिया में हैं, किसी जैसे राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में आप, या कोई अनएक्सेसिबल एरिया में है, तो वहां पे भी इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। हमारे टाइम में ऑनलाइन जो एरा था वो शुरू हो चुका था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। हम थोड़ा बहुत देखते थे, उस समय 2-3 पोर्टल थे, उनको हमेशा एक्सेस करते रहते थे। लेकिन अब जो वर्तमान में प्लेटफॉर्म है, हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छा हुआ। इंग्लिश मीडियम के लिए तो एक्सेसिबिलिटी जब से यूपीएससी की शुरुआत हुई तब से ही है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए तो मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल एक सर प्लीज कंटिन्यू। आपने बहुत सही कहा सर, हिंदी माध्यमों बच्चों के लिए जो है काफी यूजफुल रहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उनको मिलने लगे हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए। और देखा जाए तो सर, जैसे अगर आरएएस की हम बात करें तो उसमें भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि सब जगह पर जो स्टूडेंट्स को अवेलेबिलिटी इसकी मिली है, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के हों चाहे वो हिंदी माध्यम के हों। बिल्कुल। तो सर अगला जो हमारा सवाल है कि सिंस तैयारी की बात हो रही है, तो जो हमारे आरएएस के एस्पायरेंट्स हैं, जो आरएएस की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, जो डायरेक्शन लेस हैं, सर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, कैसे इस तैयारी का जो सफर है वो तय करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि जो आरएएस की परीक्षा है पहले से थोड़ी आसान हो गई है कई मायनों में, क्योंकि एक तो दोनों सब्जेक्ट हट चुके हैं। और पहले क्या होता था कि 2 सब्जेक्ट्स जो थे उनकी बहुत डीपली तैयारी करनी पड़ती थी। अब आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, कि जो जीएस है उसी को ही थोड़ा एक्सटेंसिव तरीके से, थोड़ा इंटेंसिव तरीके से यदि और पढ़ें तो और अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ जैसे नए जो सब्जेक्ट्स आए, जैसे एथिक्स वगैरह जुड़ गया इसके अंदर, तो उस वजह से भी क्या है कि इनका आईएएस की तैयारी से भी एक तरह से वेल कनेक्टेड तैयारी हो गई। पहले क्या था, आईएएस और आरएएस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। आरएएस की तैयारी अलग कीजिए हमारे समय में, और जिसने आरएएस की तैयारी है उसका पक्का होगा कि आईएएस में नहीं होगा, क्योंकि आरएएस का पैटर्न बिल्कुल अलग था, आईएएस का पैटर्न बिल्कुल अलग। फिर हमें 1-2 साल अपना जो एप्टीट्यूड था उसी तरह से डेवलप करना पड़ता। लेकिन अब दोनों का जो पैटर्न है लगभग एक जैसा हो चुका है। इसलिए जो तैयारी है में एक विशेष ध्यान रखना है हमें। हमारे जितने भी बच्चे हैं
उनके साथ एक समस्या होती है, स्पेशली हिंदी मीडियम के साथ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरे साथ समस्या भी रही है। हम क्या होता है कि जितनी भी बुक्स होती है मार्केट में, जैसे हिस्ट्री की कोई बुक्स आती है या पॉलिटिकल साइंस की कोई बुक आती है, ज्योग्राफी की कोई बुक आती है, तो उसकी 3, 4, 5 बुक्स हम लगातार खरीदते हैं। उसी से संबंधित जितने भी नोट्स होते हैं मार्केट में अवेलेबिलिटी, वो सारे के सारे खोजते हैं। वर्तमान में यदि हम बात करें तो उससे संबंधित जो भी ऑनलाइन पोर्टल होंगे उनकी हम खोज करेंगे, कौन कौन से ऑनलाइन पोर्टल है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की बजाय 1 बुक, 1 नोट्स एंड 1 ऑनलाइन पोर्टल एंड 1 टेस्ट सीरीज और 1 टीचर या 1 आइडियल जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, कोई भी हो सकता है वो, यदि इसके ऊपर हम काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और प्रोफेशनली बढ़िया तैयारी हो पाएगी। उसके बाद यदि हमें लगे कि रेफरेंस के लिए कुछ चीजों की जरूरत है तो रेफरेंस के लिए कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी बुक कौन सी होगी, हमारे जो नोट्स होंगे वो हम खुद बनाएंगे, हम सिनॉप्सिस बनाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल कौन सा होगा। ऐसा नहीं है कि आप रोज भटकाओ, आज इसको देखा, कल दूसरे को देखा, फिर तीसरे को देखा, फिर आपकी तैयारी में बदलाव आना शुरू होगा। तो मित्रों, सुना आपने कि जो हम करते हैं, ये भी किताब उठा ली, ये भी किताब उठा ली, बहुत सारे जो सोर्सेज हम एक्सेस करने लगते हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। जैसा कि आपसे बार बार समझाया जाता है कि आपको हमेशा एक चीज पे स्टिक करके रहिए और उसको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो चुकी है आज, कि आपको बहुत सारे सोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, एक ही सोर्स पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। सर, जॉब मिलने के बाद की अगर हम बात करें, तैयारी तो हो गई, उसके बाद आपको क्या लगता है कि एक जो सामान्य व्यक्ति सिविल सर्विसेज में एंटर करता है, उसकी लाइफ में क्या बदलाव आ जाता है? स्पेशली अगर आपने आरएएस में सिलेक्शन होने के बाद जब इतना बड़ा सिविल पद संभाला, तो क्या अंतर दिखा आप? बहुत ज्यादा एज सच बदलाव नहीं आता है एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में, तो क्योंकि मैं हमेशा रूरल बैकग्राउंड से जुड़ा रहा, बहुत छोटे कस्बे से जुड़ा रहा, तो आज भी मुझे लोगों से जुड़ना, उनके काम करना, फील्ड में जाना, सब लोगों से मिलना, छोटे से छोटे व्यक्ति की प्रॉब्लम सुनना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज तो बहुत बड़ी बदलती है, वो है आपकी पर्सनालिटी। बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ योर एक्सपोजर एंड बिकॉज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी से आप रेगुलर मिलते हैं, सीनियर से मिलते हैं, जूनियर से मिलते हैं, अपने कलीग से मिलते हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज होता है। आरएएस में जो ट्रेनिंग है वो इतनी हार्ड नहीं होती है, एक तरह से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होती है, लेकिन आईएएस में जो ट्रेनिंग होती है मसूरी में, वो बहुत डिसिप्लिन होती है और उस ट्रेनिंग के अंदर आपके हर एक आयाम के ऊपर ध्यान दिया जाता है, पर्सनालिटी के हर एक आयाम पर ध्यान दिया जाता है, जिस कारण से आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज होता है। और कई बार तो जैसे जो बहुत नए लोग आते हैं या फर्स्ट टाइमर हमारे वहाँ बोलते हैं, तो वो तो ऐसा कहते भी हैं कि यानी कि जब आए थे तब अलग थे और जब गए थे तब अलग, तो इतना बड़ा चेंज आ जाता है, यानी पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली सर, और इतना बड़ा पद जब हमें मिलता है तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह उभरते हैं। तो सर, हमारे जो भावी आरएएस एस्पायरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका एक छोटा सा संदेश हम सुनना चाहेंगे। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मैंने आरएएस में किया, मैंने तीसरे एग्जाम में मुझे एसडीएम मिला और मैंने एग्जाम तीनों क्वालिफाई किए थे, लेकिन तीनों एग्जाम में मैंने एक चीज पर बहुत विशेष ध्यान दिया, वो ये था कि मैं फॉर्मल रीडिंग के साथ साथ इनफॉर्मल रीडिंग बहुत करता। फॉर्मल रीडिंग मतलब आपके पास एक बुक है, एक प्लेस है, एक टेबल है और वहीं बैठ करके आप तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ इनफॉर्मली भी आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, जैसे जब आप घूम रहे हैं सुबह सुबह तो घूमते वक्त कुछ पढ़िए। इसके बाद यदि आप जैसे कहीं जा रहे हैं, मान लो कि एक जगह से दूसरे स्थान पे कहीं जाना है कोचिंग के लिए या किसी अदर काम के लिए जाना है, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ तैयारी कीजिए। एक चीज मुझे बहुत काम आई, वो था मेरे 5 क्वेश्चंस इन डायरी। ये मेरे पास आज भी वो 70-80 डायरी रखी हुई है। मैं क्या करता था, एक छोटी सी 5 रुपए की डायरी खरीदता था, उसमें डेली वो 5 क्वेश्चन लिखता था जो मुझे सबसे कठिन लगते थे। वो कोई भी आपका फैक्ट हो सकता है, वह कोई भी कंसेप्ट हो सकता है। ज्यादा क्वेश्चन लिखेंगे तो हम पूरे दिन उनकी रीडिंग नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने 5 बहुत थोड़े रखे थे। इसका लाभ ये हुआ कि मेरी 3 साल की तैयारी थी और चौथे साल मैं एसडीएम बना, तो 3 साल की तैयारी के दौरान मैंने लगभग 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस तो वैसे ही तैयार कर लेता था एक साल में, तो 3 साल में 30,000 क्वेश्चंस तैयार हो गए।
और 5 क्वेश्चन सुबह सुबह लिखिए। उसके बाद जब भी आप इनफॉर्मली कहीं घूम रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बस अपने दिमाग में रखिए कि ये 5 क्वेश्चन, और जो सबसे हार्ड हो वो, चाहे वो साइंस हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, इकोनॉमी हो सकती है, एथिक्स का कोई कंसेप्ट हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपके फॉर्मल रीडिंग के साथ साथ इनफॉर्मल रीडिंग का जो पेरीफेरी है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन ये तो मुझे ऐसे ही आता है, ये क्वेश्चन ये तो मुझे आता है, ये तो पढ़ा हुआ है। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एग्जाम देने से। और मेरा मानना है कि आपके नॉलेज से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस काम करता है। यदि आप में कॉन्फिडेंस है और आप अपने आप को बिल्कुल धैर्य के साथ उस क्वेश्चन की रीडिंग कर पाते हैं, उसका आंसर दे पाते हैं, तो जो नॉलेज है वो अपने आप एक तरह से उस क्वेश्चन के आंसर को फॉर्मेट कर लेगा। जी सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज हमको मिली कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, मोटिवेटेड कैसे रहना है और कैसे अपनी मंजिल को पाना है। तो बिल्कुल देर नहीं लगाएं, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारियां शुरू कीजिए और जुड़ जाइए अपने करियर में। अपनी जो पहचान आप बनाने के लिए निकले हैं उस सफर पे जल्दी से चलना शुरू कर दीजिए, बिकॉज मंजिल दूर नहीं है, बस आपकी बढ़ती कदमों की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ जुड़ने का, अपना समय निकालकर आपने हमारे अभ्यर्थियों को गाइड किया, सभी को दिशा दिखाई, उसके लिए हम आभारी हैं आपके। और आपकी जो गाइडेंस है हमारे स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाली है, ताकि वो जल्द से जल्द जो अपना टारगेट है वो अचीव कर ले। मित्रों, जरूर फॉलो कीजिए इन गाइडेंस को, जरूर फॉलो कीजिए इस जितने भी आपको टिप्स दी गई हैं, जितने भी आपको ट्रिक्स बताई गई हैं कि किस प्रकार से आप अपनी जो तैयारी है उसको और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं सोचिए, बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं पढ़िए, बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, जोश में रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी इस लंबी दौड़ में भी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अनअकैडमी। जी थैंक यू सर। एंड ओके गाइस, सो अभी हम चलते हैं, आप लोग जल्दी से जुट जाइए अपनी तैयारियों में। और भी कोई आपके सवाल हो तो कमेंट सेक्शंस आपके लिए खुले हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस प्रकार के सवाल और रखते हैं और क्या आपकी जो जरूरतें हैं उसको हम अटेंड कर सकते हैं। और आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।